guests assembled here? How about a warm round of applause for all our guests and also to yourselves, a very enthusiastic audience. We're looking forward to a very invigorating session. It's on the great Himalayas of our country. I'd like to make a small announcement. The session is titled Pahar, Walking the Himalayas with Shekhar Pathak ji. It's right here in front of us, very popular figure. Round of applause, please. In conversation with Manisha Chaudhary, and a nice introduction will be given by Lakshmi Prasad Khan. I welcome all of you speakers to the guests. हाँ ठीक है। नमस्कार, आवाज आ रही है? मुझे शेखर पाठक जी का परिचय आपके सामने कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक नहीं दो परिचय कराने चाहिए। पाठक जी से पहले मैं आपके सामने हिमालय का परिचय कराना चाहता हूँ। मैं हिमालय को, इसकी वजह ये भी है कि आज हम जो हैं और आज हम जो यहाँ पर हैं वो सिर्फ हिमालय की वजह से हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पाठक जी से पहले मुझे आपके सामने हिमालय का परिचय कराना चाहिए। मैं हिमालय को एक पत्रकार के तौर पर 20 सालों से जानता हूँ। मैं खुद पहाड़ी हूँ और मैं अगर अपनी उम्र को मिला दूँ तो मैं 40 सालों से हिमालय को जानता हूँ। मैं अपने पिता की उम्र को भी जोड़ दूँ और अपने पिता की उम्र को भी जोड़ दूँ तो पहाड़ से मेरा एक पीढ़ियों का रिश्ता है। इसलिए मुझे लगता है कि पहाड़ सिर्फ हिमालय सिर्फ एक पहाड़ का नाम नहीं है। हिमालय एक जीवन शैली है। हिमालय समाज की एक प्रतिनिधि इकाई है और मुझे ये भी लगता है कि हिमालय जो भावनाओं का काव्य है, ये जीवन की कविता है। लेकिन हिमालय का ये एक चेहरा है। पाठक जी ने हर चेहरे को देखा है, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने जो हिमालय के जिस चेहरे को देखा है, मैंने हमेशा एक बुरे चेहरे को हिमालय का देखा है। क्योंकि रिपोर्टिंग के तौर पर, आपदा के तौर पर, दुर्घटनाओं के तौर पर जब आप सब लोगों को खूबसूरती हिमालय की बुलाती है, लेकिन मुझे एक पाठक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर सिर्फ उनकी दुर्घटनाओं ने बुलाया है। लेकिन जिस सांस्कृतिक थकान के दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, एक ऐसा आदमी हमारे सामने खड़ा है जिसको न नदियों से दोस्ती है, न पहाड़ों से दोस्ती है, न जंगलों से दोस्ती है। वो हिमालय को अपने घर के अंदर सजाना चाहता है। आप हैरान होंगे कि हिमालय की हर चोटी, हिमालय की हर संपदा का प्राइस टैग लगा दिया गया है। ये व्यक्ति हिमालय के पानी को तो बोतल में बंद करके अपने घर ले आया है, लेकिन हम सबको, पाठक जी को भी, कि डिब्बा बंद हिमालय का इंतजार है। तो हिमालय के जिस तेज़ी से मायने बदल रहे हैं, जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। पाठक जी, मेरी नानी जब कहती थी, जब आप सोचिए, जब मैं अपने नानी के यहाँ जाता था तो मेरी नानी मुझे कहती थी, पीपल के पेड़ को देखकर, कि जब उसकी पत्तियाँ हिलती थी तो वो कहती थी कि यार वहाँ भूत रहते हैं। प्रकृति के प्रति उसकी एक सीख थी, ताकि मैं एक दूरी बना के रखूँ जंगलों के साथ। लेकिन आज का जो इंसान है, उस सांस्कृतिक थकान के दौर से गुजरा हुआ जो इंसान है, उसने उस महावृक्ष को, उस पीपल के पेड़ को बोनसाई बनाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा दिया है। ये सिर्फ एक पेड़ की मौत नहीं है, एक पीपल की मौत नहीं है, ये समाज की सबसे प्रतिनिधि इकाई की मौत है। हमारे आसपास
एक बौना जंगल पनप रहा है। पाठक जी को हम सब लोग जानते हैं, एक इतिहासकार के तौर पर, एक यात्री के तौर पर, एक लेखक के तौर पर, एक संपादक के तौर पर। इनके दिल, जिस्म, रूह में हिमालय बसता है और इस सालों से हिमालय की हिफाजत कर रहे हैं। मनीषा जी इनसे बातचीत करेंगी और हिमालय के उन सारे सवालों को सामने रखेंगी जो पाठक जी इसको जीते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि हिमालय एक प्रश्न भी है और एक उत्तर भी है। हिमालय एक सवाल भी है और हिमालय एक जवाब भी है। तो इस मंच को मैं आपके सौंपता हूँ और मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब यहाँ पे हमको मिलेंगे। उस हिमालय की वो बेचैनी, वो छटपटाहट, हम सबको इन सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, हमको अकेले छोड़ के नीचे उतर गए। चलिए पर बहुत अच्छा उन्होंने परिचय दिया आपको। अगर कोई एम्बेडेड क्रॉनिकलर है हिमालय का तो वो शेखर दा हैं, और हिमालय के जितने ही ऊंचा है उनका इंटेलेक्ट। और मैं एक ऑनरेरी पहाड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ एक आध सवाल करने के लायक हूँ इनसे। और इनकी जानकारी इतनी ज़्यादा विस्तृत है कि एक समुद्र को चम्मच में नापने के बराबर है ये 1 घंटे का समय, क्योंकि ये इतिहास, सोशियोलॉजी, मिथोलॉजी, कल्चर और वहाँ के पॉलिटिकल मूवमेंट से इनका इतना अंतरंग संबंध रहा है कि इनके पास कहने को बहुत कुछ है। और हम कोशिश करेंगे कि इनकी जानकारी की एक छोटी सी वानगी हम पेश कर पाएँ आपके सामने अपने संवाद के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं शेखर दा से यही पूछूंगी कि शेखर दा, इसका नाम ही पहाड़ है इस सेशन का, वॉकिंग द हिमालयाज़। तो ये जो हिमालयाज़ में वॉकिंग का जो आपने सिलसिला शुरू किया है, क्या पहाड़ उसी की देन है? पहाड़ नाम की संस्था जो है उसके बारे में थोड़ा हमें और बताएंगे? मनीषा धन्यवाद। लक्ष्मी आप तो हमें छोड़ के चले गए यहाँ से। लक्ष्मी का धन्यवाद। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल वालों का धन्यवाद। शाहीन बाग से यहाँ आना, यहाँ से फिर शाहीन बाग जाएंगे। कुछ साल पहले मैं आया था, फिर नहीं आ सका। और हमारी कौन दीदी, नमिता दी जो हैं, वो फिर मार मार के बुला देती हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय में कैसे छुपे रहोगे, जयपुर आओ। मैं जयपुर वालों से कहना चाहता हूँ कि हम हिमालय से चाहे आए हैं, लेकिन आपके पास और भी पुराना पहाड़ है, अरावलीज। हिमालय तो बच्चा पहाड़ है, अरावलीज उसके दादाजी हैं एक तरीके से, अगर जियोलॉजिकल एज में जाया जाए तो। हम लोगों को सौभाग्य हिमालय में पैदा होने का मिला। अगल हिमालय, बगल हिमालय, नीचे बिना बर्फ़ वाला जहाँ हम पैदा हुए, सामने बिल्कुल बर्फीला पहाड़। कहानियाँ सुनते थे, उस तरफ तिब्बत है, टाटरी है, पूरे मंगोलिया और वहाँ तक तमाम एशिया के इलाके हैं। सबको सुनाई आ रहा है पीछे तक? तो हिमालय में होना और हिमालय में जन्म लेना, और फिर सौभाग्य से हम माइग्रेंट्स में नहीं शामिल हो सके। हमें भागना नहीं पड़ा, पलायन नहीं करना पड़ा हिमालय से। अभी उत्तराखंड में करीबन 1 करोड़ 10 लाख लोग हो गए होंगे आज। तो तकरीबन 50 लाख लोग उत्तराखंडी मूल के उत्तराखंड से बाहर हैं। नेपाल के कितने लोग बाहर हैं भी अंदाज़ नहीं है। तो बहुत माइग्रेशन हुए। एक ज़माने में जगह जगह से माइग्रेशन करके लोग हिमालय में गए, और एक ज़माने में फिर हिमालय से बाहर को माइग्रेशन करने लगे। लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला कि हमें वहाँ विश्वविद्यालय में नौकरी करने का मौका मिला। तो हम एक तरीके से क्रिएटिव भगोड़े नहीं बन सके, जैसे कि बहुत सारे लोग हो गए, बाहर आए। तो माइग्रेशन के अपने प्लस पॉइंट होते हैं, और अपने जो वैक्यूम वहाँ पैदा होता है वो उसका माइनस है। लेकिन बाहर आके खिलने का बहुत मौका मिलता है। और अगर माइग्रेशन नहीं होता तो हमारे पास धोनी नहीं होते, माइग्रेशन नहीं होता, हमारे पास सैलिस मटियानी नहीं होते। तो माइग्रेशन ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दिया। लेकिन माइग्रेशन एक खास तरीके का अंधकार उस हिंटरलैंड में पैदा करता है जहाँ से आप चले जाते हैं। खैर ये वो विषय नहीं है अभी। तो हिमालय में रहने का मौका मिला और विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। कुछ बिगड़ेल थे हम, और 1974 में जब हम लोग पढ़ रहे थे, 73 में, तो सुंदरलाल जी ने एक बार हम लोगों को खोज लिया किसी लेख को पढ़ के।
और उससे अस्कोटाराकोट की यात्रा शुरू हुई, जिस पर एक छोटा सा हिस्सा अभी थोड़ी देर में हम प्रस्तुत करेंगे। उत्तराखंड के एक कोने से उत्तराखंड के दूसरे कोने तक 74 में हमने यात्रा की। फिर हम कुछ समझदार हमें यात्राओं ने बनाए तो 84 में हमने और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको किया, फिर 94 में किया, फिर 2004 में किया, फिर 2014 में किया। उसको मैं अलग से भी आपको शिखर दा, बताऊंगा। एक बात पूछूं इसी सिलसिले में, जब आपने यात्राओं का ये दौर शुरू किया तो क्या आपको अंदाज़ा था कि आप ये हर दशक में इसको दोहराएंगे, इस यात्रा को, और उसके ज़रिए उत्तराखंड को समझने का एक नया तरीका विकसित कर पाएंगे? और उससे भी ज़्यादा शिक्षा के संदर्भ में यात्राओं का क्या रोल है, और उसको आपने जिस तरह से गुना और पहचाना और जिया, उसके बारे में बताएं, और उसी से जुड़ा शायद पहाड़ निकल के आया, उसके बारे में बताएं। 74 में जब हम लोग पहली बार यात्रा में गए तो कहीं से भी कल्पना नहीं थी कि हम इसको 10 साल बाद रिपीट करेंगे। 10 साल बाद हमने उसको और नियोजित किया और करीबन 350 गांव नेपाल बॉर्डर से हिमाचल बॉर्डर के बीच में इनरमोस्ट इलाके के लोग, जो उस ज़माने में 74 की यात्रा में जो 90 किलोमीटर मोटर हेड से थे, और अभी भी 2014 की यात्रा में 25 किलोमीटर भी अभी भी दूरी उनकी लास्ट मोटर हेड से बची हुई है। उसको चुना तो कल्पना नहीं थी, लेकिन हमने 5 की 5 यात्राएं पूरी की पूरी 45 दिन तक रह के उसमें की। फिर उसके बाद बकाया हिमालय को एक्सप्लोर करने गए। हम नेपाल गए, भूटान गए, तिब्बत में करीबन 4-5 बार तिब्बत गया, 3 बार तो कैलाश मानसरोवर की तरफ गया, भूटान गए, नॉर्थ ईस्ट गए करीबन 5-6 बार। नॉर्दर्न पाकिस्तान के इलाकों में तो हमें इंडियन होने के नाते नहीं जाने दिया, लेकिन बड़े हिस्से मरी और उसके इलाके के, जहाँ नैन सिंह एक ज़माने में सर्वे कर रहे थे, उन इलाकों में जाने का मौका मिला। और नेपाल को और भूटान को बहुत इंटीमेटली जानने का मौका मिला। और जब यात्राएं करते हुए पहली बार हमने जाना कि किताबों से बड़ी भी कोई एक खजाना होता है आपको बड़ा करने का, आपको एजुकेट करने का, आपको ज़्यादा आदमी बनाने का, वो यात्राएं होती हैं। तो जो हमने कागज़ की लेखी देख ही रहे थे, हम विद्यार्थी की हैसियत से, लाइब्रेरी में जाने वाले की हैसियत से, आर्काइव में जाने वाले की हैसियत से, यात्राओं ने उसको और ज़्यादा पुष्ट किया, उसको गहराई दी, और एक तरीके से हमारी जो समझदारी है हिमालय के बारे में हर यात्रा ने आगे बढ़ाई। हर यात्रा में हम हर बार एक विद्यार्थी के रूप में जाते थे। इसमें शिखर दा, शुरुआत कैसे हुई? किसको पहले ख्याल आया कि इस तरह से यात्राएं करी जा सकती हैं? उनके लिए जो धन संचय की आवश्यकता होती है वो करना पड़ा, या किस तरह से सब लोग उसमें जुड़ पाते थे, वो भी थोड़ा बताएं, क्योंकि ये बड़ा ही फैसिनेटिंग आइडिया है कि किसी जगह को आप जिस तरह से यात्रा के माध्यम से जानें। मैं कोई माउंटेनियर नहीं हूँ और मैं कोई रेगुलर उस तरीके का ट्रैकर भी नहीं हूँ जैसे कि आजकल होते हैं हिमालय में। टेंट लेके जाते हैं, टिंड फूड लेके जाते हैं, सब साधन सुविधाएं होती हैं। हम भी कुछ कुछ छोटा मोटा तो जाते हैं, अब क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाओगे, अपनी जान बचा के लानी है, तो कुछ न कुछ साधन ले जाने पड़ेंगे। लेकिन अस्कोटाराकोट अभियान जो पूरे 45 दिन चलता है, 350 गाँव से आप गुजरते हैं, हाईएस्ट पॉइंट आपका करीबन 16,000 फीट पार करके आपको जाना पड़ता है, बहुत सारे दर्रे पार करने पड़ते हैं, उत्तराखंड की पूरी 36 नदियाँ पार करनी पड़ती हैं। उस यात्रा में जो बुनियादी उसका उसूल है वो है कि आप अपने पास कोई पैसा नहीं रखेंगे और पूरी यात्रा 100% ऑन फुट होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। और वो 84 में, 94 में, 2004 में, 2014 में हमने रिपीट किया। और जो लोग भी अब 24 की यात्रा करेंगे, 6ठी अस्कोटाराकोट अभियान करेंगे, वो लोग भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये पैदल जाना और लोगों पर निर्भर होना असली में इस बात का संकेत था कि लोगों के घर आपने अपने खाने की व्यवस्था करनी है, तो आप घर के भीतर पहुंच के ही जान सकते हैं कि क्या पक रहा है, क्या हाल है घर का। और पैदल जाने से आप न सिर्फ भूगोल, नेचुरल हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट टाइप्स, घासों के प्रकार, प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड, नदी में फ्लड, और मौसम का बदलना, बिगड़ना, और मौसम के अलग अलग रूप, इन सबको देखने का मौका मिलता था। तो ये 2 शर्तों ने अस्कोटाराकोट को बहुत गहराई दी, जो शुरू में हमारी कल्पना नहीं थी। हमारे बहुत सारे यात्री जो देश और विदेश से इस यात्रा में बाद के सालों में शामिल हुए, वो शुरू में बहुत घबराहट उनके मन में रहती थी कि वेदर हम इस यात्रा को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे, भालू तो नहीं खा जाएगा, गिर तो नहीं पड़ेंगे। 1-2 लोग इंश्योरेंस करा के भी लाए थे, अपना स्पेशल अमेरिका के जो दोस्त आए थे। लेकिन 45 दिन जो लोग हमारे साथ रहे, यात्रा के अंत में वो कहने लगे, न सिर्फ हमें हर जगह प्यार मिला, न सिर्फ हर जगह हम शिक्षित हुए, बल्कि हर जगह हम ज़्यादा मनुष्य हुए। हम आदमी की हैसियत से हमारी ऊंचाई में
इजाफा हुआ, ये हमारे दोस्तों का कहना तो पहाड़ के समाज में वो सामुदायिकता की अभी धरोहर बाकी है कि वो किन्हीं अजनबी को अपने घर में आमंत्रित करके इस तरह से मेहमान नवाजी करते हैं कि आपको आपकी मनुष्यता से आपका फिर से परिचय करा देते हैं। ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है। तो अगर अस्कोट आराकोट यात्रा और चिपको के बीच के संबंध को एक्सप्लोर करें हाँ। तो वो हमें कहानी ऐसे सिलसिलेवार सुनाइए। जब अस्कोट आराकोट यात्रा हुई तो क्योंकि हमने पहली बार, कुछ संयोग ऐसा है कि अस्कोट आराकोट यात्रा 74, 84, 94, 2004 में जब हुई तब उत्तराखंड खुद बहुत बड़े सोशल मूवमेंट से गुजर रहा था। 74 में चिपको मूवमेंट वॉज देयर, 84 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन चल रहा था, 94 में बहुत बड़ी शहादत उत्तराखंड राज्य आंदोलन को लेकर हो रहा था। मोर देन 43 पीपल वर किल्ड, वीमेन वर रेप्ड। आपने उस समय चर्चा सुनी होगी, पूरा देश उस समय उत्तराखंड के समर्थन में आया था। ये अलग बात है कि 20 साल में, 18-19 साल में जो हमने राज्य बनाया है, ये कहीं से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उत्तर प्रदेश से। वो सब एक राज्य की वो सब बीमारियां हमारे राज्य में भी हैं जो पहले हमारे उत्तर प्रदेश में थी। और जैसा ड्रीम था, जैसा हम बना सकते थे शहादतों के अनुरूप, वैसा कुछ है नहीं। आज भी ये लगता है कि 42-43 लोगों की शहादत देने वाला और महिलाओं के ऊपर इतने रेप सहने वाले समाज को ये नेता लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये विश्वास नहीं होता है। लेकिन वो एक अलग विषय है। उसी दौर में इन आंदोलनों से हमने सीखा और इन आंदोलनों ने मुझे एक हिस्ट्री के विद्यार्थी के रूप में इस बात के लिए विवश किया कि मुझे स्थानीय आंदोलनों के इतिहास को मैं ढूंढूं। और उसी के कारण वो मेरी जो एक अलग सेशन में हरी भरी उम्मीद जो वन आंदोलन का इतिहास है और चिपको आंदोलन का डेफिनेटिव हिस्ट्री बताया जा रहा है उसकी चर्चा करूंगा। तो ये सब हिस्ट्री की एक्सप्लोरेशन भी एक तरीके से कंटेम्पोरेरी आंदोलनों ने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, यूनिवर्सिटी में हम थे लेकिन यूनिवर्सिटी की सीमाएँ समझ रहे थे। हमारी छोटी एक रीजनल यूनिवर्सिटी थी, एक अच्छे कॉलेज को बिगाड़ करके हमने अपनी नई यूनिवर्सिटी शुरू की थी। डीएसपी कॉलेज का बड़ा दुनिया भर में नाम था। कुमाऊं यूनिवर्सिटी हम उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए, लेकिन उसका भी कम योगदान नहीं है हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी को बनाने में। जब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं करके हमें लगा, तो हमने एक इनफॉर्मल एक समूह बनाया, पहाड़। हमारे एक साथी ने उसको अंग्रेजी के एब्रीविएशन बनाने का शौक था, इसको पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय रिसर्च भी कह दिया। तो पहाड़ फॉर माउंटेन, पहाड़ और पर्वत के लिए है। और वह कोई हिमालय पर ही सीमित नहीं था, दुनिया के हर पहाड़ को हम जानना चाहते थे। अरावली से लेके, एंडीज से लेके, रॉकीज से लेके, आग से लेके, अफ्रीका के माउंटेन से लेके, सेंट्रल एशिया के माउंटेन्स तक। और उन सबसे हम समझना चाहते थे कि अलग अलग पहाड़ों में वहाँ के लोगों ने किस तरीके से अपने को कायम रखा, अपनी भाषा, अपने मुहावरा, अपनी संस्कृति, अपनी तमाम चीज़ें, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स इन्वेंट की, विकसित की और आगे को आए। और उससे हमें दुनिया के पहाड़ों का कंपैरेटिव अध्ययन और हिमालय के लिए कोई न कोई विकास के, सस्टेनेबिलिटी के सूत्र लेने का दबाव उसने दिया। इसलिए हमने पहाड़ करके एक ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप बनाया, जो बहुत सारी चीज़ें करता है, यात्राएं करता है, अध्ययन यात्राएं करता है, एडवोकेसी करता है। और हर साल एक पहाड़ नाम से एक एनुअल निकालता है, जिसका 20वां 21वां अंक हाल में रिलीज हुआ है। और इस पहाड़ के माध्यम से हम दुनिया भर के पहाड़ों को हिमालय से कनेक्ट करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया के तमाम पहाड़ों की साइकी एक जैसी है, यानी कि वहाँ रहने वाले लोगों की और उनकी स्प्लेंडिड आइसोलेशन में जो कल्चर बने हैं उनमें भी बहुत सिमिलरिटी है। इस तरीके से पहाड़ का जन्म हुआ, यात्राएं जुड़ी और हमें सोशल साइंस और हिस्ट्री की रिसर्च के लिए भी एक तमीज़ इन यात्राओं ने दी। तो जगह का भूगोल और जो उसमें से लोग निकल के आते हैं, उसमें आपको कहीं पे एक सूत्र दिखता है अलग अलग पहाड़ी जगहों से जब आपका वास्ता पड़ा है, तो उसको अगर हम पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। आपने अभी अपना डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया कि उत्तराखंड बनने के बावजूद जो यूपी के समय की त्रासदियाँ थीं वो चली नहीं गईं और वो बरकरार हैं एक तरह से। तो पहाड़ों में गवर्नेंस का मॉडल जो है, आपको क्या लगता है इतने सालों के अनुभव के बाद, इतने आंदोलनों से गुजरने के बाद, राज्य बनने के अपने आंदोलन में कितनी आपने शहादत का जिक्र किया, उसका सार तत्व क्या हुआ? उसकी एसेंस में से हम क्या लेके जाएं कि पहाड़ों में गवर्नेंस किस किस्म की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एक बात तो पहले ये है कि हम जो भारत के लोग हैं उनको, सभी को इस बात का गर्व होगा कि इतना विविधता भरा भूगोल दुनिया के किसी और सब कॉन्टिनेंट को नहीं मिला है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि हम एक ऐसे भूगोल में रहते हैं जिसको भारतवर्ष कहा गया है, इंडिया कहा गया है, जिसमें जितनी भौगोलिक विविधता है उसी के अनुरूप उसमें खेती की विविधता है, उसमें सांस्कृतिक सामाजिक विविधता है, लिंग्विस्टिक विविधता है, आदि आदि। तो इतने विविधता भरे देश के हम रहने वाले हैं और इस विविधता ने, इस भूगोल ने हमारे यहाँ एक स्वायत्त, एक ऑटोनोमस, जिसको कहेंगे कि डेवलपमेंट के, मैनेजमेंट के इथोस जो हैं, कल्चर्स जो हैं, या जिसको कहेंगे कि फिलोसॉफी जो हैं, वो अलग अलग रीजन्स में डेवलप की। हमारे यहाँ इरिगेशन नहीं होती है नीचे, तो पानी पर वारन्ना एक तरीके से खेती होती है, वारान्नी खेती होती है। बहुत जगह लोगों ने अगल बगल की नदियों से इरिगेशन किया, लद्दाख वालों ने बर्फ़ से निकाल के किया, तिब्बत वाले दूसरी तरीके से करते थे, उनके यहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम था। तो जब हम आज़ाद हो गए और संविधान बना, और जिस संविधान को आज हर बच्चा अलग अलग जगह पर पढ़ रहा है और रीइन्वेंट कर रहा है कि हमारे इन पूर्वजों ने, जो हमारे संग्रामी थे, उन्होंने किस तरीके का संविधान हमको दिया है। एक ऐसा संविधान जिसमें बराबरी होगी, जिसमें हमारे धर्म, हमारी जाति, हमारा क्षेत्र, हमारा लिंग, इन पर चर्चा नहीं होगी, हम सब बराबर होंगे, जिसको चुनौती भी आज हमारे देश में मिल रही है। उस देश में न सिर्फ गांधी ने बल्कि वहाँ के भूगोल ने एक डिसेंट्रलाइज्ड, एक विकेंद्रीकृत किस्म के विकास का मॉडल दिया था, और वही डिग्निफाइड, वही सस्टेनेबल हो सकता है। ये वाली बात भी हमारे ज़्यादातर लोग जानते थे। ये ठीक है कि हमें बहुत सारे और प्रयोग भी करने थे जो आज़ादी के बाद हमारे उन महान नेताओं ने किए, जिन्होंने शुरुआत में भारत के, स्वतंत्र भारत को आगे बढ़ाया। लेकिन इतने भूगोलों को समझने का विवेक फिर भी हमारी लीडरशिप नहीं पा पाया। अंग्रेजों के ज़माने में ये दूरस्थ दुर्गम इलाके, उनको नॉन रेगुलेटेड इलाके कहा जाता था, उनको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, यानी कि वहाँ की पेक्युलरिटीज़ को अंग्रेज भी समझते थे। और हमारे ज़माने में एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत जब हम आए, तो पूरे ऑल इंडिया नियम कानून ऐसी जगहों पर भी थोप दिए गए जहाँ एक डिफरेंट किस्म का पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जहाँ खेती के अंतर्गत बहुत कम ज़मीन है। जैसे उत्तर प्रदेश में 70% ज़मीन खेती के अंतर्गत है, उत्तराखंड में मात्र 6% ज़मीन पहाड़ी इलाके में खेती के अंतर्गत है। पूरे हिंदू कुश हिमालय में ओनली 3% ऑफ द टोटल लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर। तो ऐसे इलाकों के लिए जहाँ फॉरेस्ट केंद्र पर हैं, जहाँ नदियाँ केंद्र पर हैं, जहाँ ग्लेशियर केंद्र पर हैं, वहाँ का जहाँ बिखरी हुई जनसंख्या है, जहाँ तीर्थ स्थान भी हैं, जहाँ 6 महीने बर्फ़ आती है, उन इलाकों के बारे में हमारी विकास का नज़रिया क्या होना चाहिए। और इन समाजों ने हजारों साल में किस तरीके से अपनी इंडिजिनस नॉलेज, अपनी समझदारी मकान के बारे में, गूल के बारे में, खेती के बारे में डेवलप की है, उसको जोड़ने का काम हमारी व्यवस्था 70 साल में नहीं कर पाई। और आज भी वो उतने ही निर्मम है, बल्कि आज ज़्यादा निर्मम है। अभी आप 21st सेंचुरी में जो लूट हिमालय में हुई है, जंगलों की, 4 धाम के नाम पर सड़कों की, माइनिंग की, डायनामाइटिंग की, अभी मैं भूकंप नहीं जोड़ रहा हूँ, वो पूरा नेचुरल फेनोमेना है। तो हमने एक तरीके से पूरे हिमालय को नेस्तनाबूद कर दिया है। कहीं से भी एक संवेदनशीलता के साथ मैं खास बात पूछना चाहूँगी आपसे, आपको माफ़ी चाहती हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जो ईथॉस आपने डिसेंट्रलाइजेशन का जिसका जिक्र किया, वो कॉलोनियलिज्म के साथ उसका जब टकराव हुआ, तब से ये जो ह्रास हुआ है इस कम्युनिटेरियन लिविंग का या डिसेंट्रलाइजेशन का, उसको लेके आपने कहा कि आज़ादी के बाद तो और भी स्थिति बुरी होती गई है। इतनी नाजुक इकोलॉजी है वहाँ की, वहाँ पे जब जिस तरह से कॉलोनियलिस्ट ने उत्तराखंड या पहाड़ों को देखा, और जो स्वतंत्र भारत में जिस तरह से देखा गया है, उसमें तो बहुत ही समानता नज़र आती है। तो वो जो ईथॉस थी डिसेंट्रलाइजेशन की, वो कहाँ गई, वो लुप्त कैसे हुई, उसका ह्रास कैसे होता गया? छोटी सी मैं हिस्ट्री में आपको ले चलता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी के रूप में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई, छोटे से आइलैंड से आए, भारत में व्यापार करने के लिए आए। उसमें उनके मन में कहीं भी भारत में साम्राज्य प्राप्त करने का या भारतीय साम्राज्य को संचालित करने का उनका कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन भारत में आने के बाद जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा भूगोल, इतनी विविधता, इतनी रिसोर्सेज, इतनी पॉपुलेशन समंदर से हिमालय तक फैला हुआ, तो 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद द वेरी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाया वो सर्वे ऑफ इंडिया था। 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। इंग्लैंड के, अभी हम दूसरे सेशन में बात कर रहे थे, नैनसिंग वाले सेशन में, कि खुद लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी 63 साल बाद स्थापित हुई। तो सबसे पहले यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया का इसलिए स्थापना की ताकि इस भूगोल को वो समझ सकें जिसको वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर बनाना चाहते हैं।
और उसी में हिमालय उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र था। तो हिमालय के ज़िंदगी के जो सैकड़ों साल थे वो उतने असरदार प्रभावशाली हिमालय को बदलने के बारे में नहीं रहे जितने अंग्रेजी शासन के 100 साल और ये पिछले 200 साल जिसमें हमारा 70 साल का शासन भी शामिल है। इस दौर में हिमालय के बारे में एक पूरा नज़रिया, पूरा एटीट्यूड जो रूलर्स का, जो शासन का, जो सिस्टम का है, वो पूरा का पूरा बदल गया। हिमालय उस तरीके से दूर नहीं रहे, उस तरीके से बंद नहीं रहे, उस तरीके से कठिन नहीं रहे। हालांकि कठिन आज भी बहुत जगहों में हैं, लेकिन उस तरीके से हिमालय खुलते चले गए। जो पहले सिर्फ पिलग्रिमेज के लिए या इंटू तिब्बत ट्रेड के लिए या कभी कभी ह्यूमन एथनिक माइग्रेशन के लिए खुलते थे, वो हिमालय फिर ज़्यादा खुलने लगे। हिल स्टेशन आ गए, कैंटोनमेंट आ गए, रिक्रूटमेंट में, आर्मी में बाहर लोग जाने लगे, आदि आदि। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो पहली बार रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, पहली बार फॉरेस्ट का टेक ओवर बाय द स्टेट हुआ, जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं, और पहली बार स्टेट एक तरीके से, जो महाराजा फ्यूडल दौर में भी राजा महाराजा संसाधनों पर उतने हावी नहीं थे जितनी कि कॉलोनियल स्टेट हुई, और हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट जो है, आज़ाद भारत की जो राज्य व्यवस्था है, उसने भी उस परंपरा को बनाए रखा और प्राकृतिक संसाधनों को अपने कब्जे में रखा। तो एक तरीके से अंग्रेज़ों के ज़माने में जंगल को लेके, पानी को लेके, ज़मीन को लेके जो कानून बने, जो दृष्टि बनी, जो इथोस बना, वो एक तरीके से आज़ादी के बाद हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जो कॉलोनियल लीगेसी थी तमाम चीज़ों के बारे में, वो अपनी कुछ विशेषताओं और कुछ ईमानदारियों को भी आज़ाद भारत में लगभग खो गई। अब वो उनसे मुक्त हो गई और उसमें गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ उसके बाद रही। हालांकि बहुत सारे लेजिस्लेटिव चेंजेज हुए, लेकिन उनका कभी भी ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आशा किससे बनती है? जन आंदोलन से? अगर हाँ। चिपको को पहला जन आंदोलन असली हम में माने तो ये एक असर्शन कहेंगे इसको। जिस देश में पॉलिटिकल अपोजिशन पहले ही हो कि बाद में हो, बहुत कमज़ोर हो जाता है। जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो जब आती है डोमिनेंट बन के आती है। हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री से आप सुपरिचित हैं। इसलिए जनतंत्र को बनाए रखने के लिए, उसके जिसको कहेंगे कि पूरे उसके मैकेनिज्म को कायम रखने के लिए, उसकी खुशबू को बनाए रखने के लिए कहेंगे, या उसके रिद्म को बनाए रखने के लिए कहेंगे, जन आंदोलन सबसे बड़ी ऊर्जा होती है, सबसे बड़ा फ्यूल होता है। और जन आंदोलन न सिर्फ नेताओं को, बल्कि समाज को, बल्कि उसके इंडिविजुअल सिटीजन को, इवन जो सिटीजन होने वाले हैं 18 साल के बाद, उन सबको एक ख़ास तरीके का परिप्रेक्ष्य और तमीज़ देते हैं कि जनतंत्र को चलाने के लिए सिर्फ नेताओं को ठेका या पार्टियों को ठेका नहीं दिया जा सकता है, किसी एक या दो संगठनों को ठेका नहीं दिया जा सकता है। जनतंत्र को चलाने के लिए आप वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के परामर्श के भी गुलाम नहीं हो सकते हैं। आपको इतने बड़े देश, यानी कि 1 अरब 30 करोड़ से ऊपर जिसकी जनसंख्या जा रही हो, उसकी प्रतिभा पर आपको एक तरीके से विश्वास करना होगा। इसलिए जन आंदोलन उसकी सबसे बड़ी एक्सप्रेशन है, सबसे बड़ी एक्सप्रेशन है। अभी आप देश में देख रहे हैं कि 38% जिनको मत मिले हैं वो देश में रूल कर रहे हैं। पिछली बार का भी देख सकते हैं, उससे पहले के भी चुनावों को देख सकते हैं। जो बहुल जनता होती है उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। और मैं इंडिविजुअली मानता हूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी पार्टियों को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, बनिस्बत इसके कि जिस जनता ने उनको चुना है उनको उतना नहीं करते हैं। इसलिए जनता इलेक्शन के बाद उनके लिए पीछे चली जाती है। तो जन आंदोलन मुझे लगता है कि जनतंत्र को चलाने के लिए, स्थानीय समुदायों को चलाने के लिए, और खुद एक ऑटोनोमस इंडिविजुअल के रूप में एक सिटीजन को उसकी गरिमा, उसकी जिम्मेदारी का भान कराने के लिए जन आंदोलन सबसे बड़ी ऊर्जा और सबसे बड़े ताप जिसको कहते हैं, सूरज की तरह होते हैं। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जन आंदोलनों के संबंध में महिलाओं की भूमिका, क्योंकि जिस तरह से चिपको में महिलाएं सामने आईं, उसके बाद क्या हुआ? समाज में उनकी जगह या पितृसत्ता है समाज में, वो व्याप्त है, उसके चलते क्या वो आंदोलन के बाद वापस चली गईं, या कुछ ऐसा हुआ समाज में बदलाव कि उनकी जगह जो है वो उसमें थोड़ी मजबूती आई, या उनकी आवाज़ में कुछ दमखम आया? ये पूछना चाहती हूँ। असली में ये ज़रा कठिन सवाल है, और मैंने बहुत बार हिस्ट्री से एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में घुस करके आंदोलनों को देखने की कोशिश की है। जन आंदोलनों के पूरे इम्पैक्ट का, पूरे प्रभाव का कोई एक गहरा फिलोसॉफिकल जिसको कहेंगे कि कोई एनालिसिस ऐसा हम लोगों के सामने नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्राई किया है, लेकिन ये ज़रूर है कि जन आंदोलन किसी समाज की बेचैनी को, और अगर उसकी व्यवस्था गड़बड़ा रही है, उसको तरतीब में लाने की सबसे बड़ी कलेक्टिव कोशिश होती है।
लेकिन कभी भी कोई जन आंदोलन 100% अपने एजेंडे को हाथ में सफलता के साथ प्राप्त नहीं करता है। तो किसी जन आंदोलन के जो अनरिजॉल्व्ड एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ समय के बाद फिर नए जन आंदोलन का विषय बनते हैं। जैसे 1920s में हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड में और देश के अन्यत्र ट्राइबल इलाके में, फॉरेस्टेड इलाके में जंगल सत्याग्रह करके अपने जंगल के अधिकारों को रिस्टोर करने का, उनको पुनर्प्राप्ति की कोशिश की थी। आज़ादी के बाद क्योंकि हमने वही कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी चलाई, वही 1927 का फॉरेस्ट एक्ट कंटिन्यू किया, और स्टेट का यानी कि इंडियन स्टेट का भी एटीट्यूड अपनी जनता के लिए, अपने ट्राइबल्स के लिए वैसा ही रहा जैसे कॉलोनियल स्टेट का था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चिपको आंदोलन हमारे यहाँ हुआ। तो जन आंदोलन 100% सॉल्यूशन नहीं लाते हैं, लेकिन एक दौर में वो तमीज़ दे जाते हैं, और दूसरे दौर में जब फिर गड़बड़ी होती है तो नए रूप में आते थे। 3 महीने पहले कौन सोचता था कि भारत इस तरीके से एजिटेट होगा आज के इन मुद्दों को लेके जो उस पर थोप दिए गए, नागरिकता के मुद्दे या कुछ और मुद्दे। पर वही नमूना जन आंदोलनों के संदर्भ में दिख रहा है। अभी भी शाहीन बाग में औरतों ने ही शुरू किया है जो आंदोलन शुरू किया है। चिपको में उनकी क्या भूमिका रही, तेलंगाना मूवमेंट में क्या भूमिका रही। बार बार हम इस बात को देखते हैं तो हमें लगता है कि पितृसत्ता के खिलाफ तो ऐसा जन आंदोलन छेड़ना चाहेंगे हम कि वो चलता ही रहे जब तक कि वास्तव में कुछ बदलाव ना आए। तो पर क्योंकि चिपको में इतनी अहम भूमिका थी, और ख़ास तौर पे संस्कृति और गानों, स्लोगन्स का जो आपने जिक्र किया है अपनी राइटिंग्स में, उसको लेके भी मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने को कि कैसे फ़र्क पड़ता है। शुरुआत में ही ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को जो गरिमा और गहराई, सांस्कृतिक मिजाज उसका देता है, वो कोई और नहीं देता है। और अगर आपने उसको सस्टेनेबल बनाना है और नॉन वायलेंट एट द सेम टाइम बनाना है, तो महिलाओं की हिस्सेदारी उसको एक नई खुशबू दे देती है। जिस आंदोलन में महिलाएं आ जाएंगी, हो सकता है कि उनको गोली खानी पड़े, और उत्तराखंड आंदोलन के संदर्भ में तो बलात्कार तक सहने पड़ने हो सकते हैं उसको, लेकिन उससे ओवरऑल आंदोलन में एक नॉन वायलेंस की पूरी फिजा जो है वो छा जाती है। और ये पूरी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की पूरी हिस्ट्री कहती है, और आज़ादी बाद के आंदोलन भी इसको कहते हैं। उत्तराखंड में जब पहला नशाबंदी आंदोलन हुआ था 60s और 70s के बीच में, तो उसमें महिलाओं की ज़बरदस्त हिस्सेदारी रही। गांधी जी की अंग्रेज शिष्या सरला बहन का बहुत बड़ा रोल रहा। फिर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि सरला बहन जब भारत में आई गांधी जी के आश्रम के बाद, पहली बार राजस्थान में रही। वो मोहन सिंह मेहता यहाँ के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, फ्रीडम फाइटर भी शायद यहाँ रहे हों। उनके साथ उदयपुर रही वो। यहाँ की जलवायु में उनका मन नहीं लगा, तो फाइनली सी शिफ्टेड टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में, कौसानी में उन्होंने फिर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, जो बहुत बड़ा एजुकेशन का सेंटर बना। हमारे आधुनिक उत्तराखंड की जितनी महिला नेत्रियाँ हैं, सामाजिक आंदोलनकारी हैं, राधा बहन, बिमला बहुगुणा से लेके तमाम और लोग, वो सब के सब लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पढ़े थे। अब बड़ी मज़ेदार बात है कि गांधी जी का 150वां साल चल रहा है। गांधी जी के कुमाऊं आगमन का 90वां साल चल रहा है। आज से 90 साल पहले गांधी जी बहुत लंबी जर्नी में पूरे 25 दिन कुमाऊं में रहे थे। अनासक्ति योग पर जो उन्होंने टिप्पणी लिखी थी, उसका गुजराती अनुवाद उन्होंने कौसानी में किया था। कुली बेगार के क्लाइमैक्स का स्थल जो बागेश्वर है, वहाँ गए थे वो, और जाने के बाद यंग इंडिया में उन्होंने हेडलाइन दी थी ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि जो हमारे यहाँ का जंगलात और वनों का आंदोलन था, वह ब्लडलेस रिवॉल्यूशन करके बहुत बड़ी हेडलाइन यंग इंडिया में उन्होंने 1929 के जुलाई के महीने में वो हेडलाइन दी थी। तो ये जो आंदोलन में जिस तरीके से महिलाओं की और युवाओं की हिस्सेदारी रही, वो चिपको आंदोलन में सर्वाधिक रही। नशाबंदी आंदोलन में महिलाएं जरूर थीं, युवा नहीं आ पाए थे, लेकिन चिपको आंदोलन में यंग महिलाएं और युवा और विद्यार्थी बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने हिस्सेदारी की, और आंदोलन से उन्होंने अपने को भी संस्कारित किया और अपनी हिस्सेदारी से आंदोलन को गहराई दी, गरिमा दी। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे कर पाए, क्योंकि वो तो आप उसके हिस्सेदार थे और आप उससे बहुत अंतरंग रूप से जुड़े थे। और मुझे याद पड़ रहा है कि दशौली में कुछ और हो रहा था, पौड़ी के आसपास कुछ और हो रहा था। इतनी अलग अलग उसकी अभिव्यक्तियाँ जो थीं, उनको आपने एक तरह से समेटा कैसे? एक्चुअली जो कंटेम्पोरेरी मूवमेंट होते हैं, उनकी मुश्किल होती है कि उनको डॉक्यूमेंट कैसे करें। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि सबसे पहले उनमें हिस्सेदारी करना, और फिर एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और सोशियोलॉजी उससे विड्रॉ करना, अपने को पूरी तरीके से निकालना था बाहर, और फिर एक स्कॉलर के रूप में हमने उसको काम करना था।
और मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज का प्रयोग किया कि जिस समय गौरा देवी चिपको आंदोलन में भाग ले रही हैं, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा या उससे पहले चंडी प्रसाद भट्ट या शमशेर बिस्ती या कोई भी और इन आंदोलनों में भाग ले रहे हैं, उस समय के उनके इंटरव्यू मैंने लिए हैं। उसके 10 साल बाद के लिए हैं, उससे 10 विभाजन जब कॉन्फ्लिक्ट होने लगी, ग्रुप बनने लगे, उसके बाद के भी इंटरव्यू लिए थे। तो हाउ यू आर लुकिंग एट द मोमेंट व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड हाउ यू आर लुकिंग बैक at the events in which you participated, but now you have some kind of reservations. तो बिल्कुल ये वगैरह। subjectivity तो ये and मैंने objectivity interviews के के बीच प्रयोग का- किए, और जो मल्टीपल सोर्स मटेरियल का यूज है, जी। उसने शायद मुझे एक मध्यमान जिसको कहें उसको तलाशने में मदद की। तो उसमें आपने बहुत तरजीह दी है सब महिलाओं की हिस्सेदारी को, और आपने बड़ी मंजरकशी करी है कि फलानी दिन ऐसा हुआ होगा, लोग आए होंगे। तो जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, क्या सचमुच में कोई चिपका था जाके किसी पेड़ नहीं, से? चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी, आप लोग राजस्थान से थे, अमृता देवी 18वीं शताब्दी में यहाँ हुई, बिश्नोई समुदाय की थी, यहीं खिजड़गी करके गाँव जोधपुर के करीब है। जोधपुर के राजा अभय सिंह ने जो है जंगल खटाने शुरू किए, चूने की भट्टी जलनी थी और महिलाएं आईं, ये सब बिश्नोई महिलाएं थी, उनको काट दिया, उनकी 3 बेटियों को काट दिया। फिर उसके बाद 300 महिलाओं ने अपने को शहीद किया। हालांकि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के दौर में हम कोई भी इस कहानी से परिचित नहीं थे, तो ऐसी कहानियाँ हिस्ट्री में आई। हमारे यहाँ ये हुआ कि महिलाएं जब आईं तो चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अगर चिपक गई तो फिर हार गए आप। ये शब्दावली ही एक औजार के रूप में इतनी पावरफुल थी, कभी चिपकने की नौबत नहीं आई तो एक ही जगह आई, टिहरी में, जब हमारे धूम सिंह नेगी जी अकेले जंगल में फंस गए थे, तो थोड़ी देर उनको चिपकना पड़ा, और जो नेपाली मजदूर आए थे उन्होंने कहा था कि हम पेड़ काटने हैं, आदमी को काटने नहीं आए। दैट वाज द ओनली इवेंट, और कहीं भी चिपकने की नौबत नहीं आई, न मंडल में आई, न फाटा में आई, न रैणी में आई, न किसी और जगह टिहरी में आई, न उत्तरकाशी में आई, न अल्मोड़ी जिले में इतनी जगह चिपको आंदोलन हुआ, कहीं भी नहीं आई। तो वो एक ऐसा एक शब्द ऊर्जा वो बनी रही कि उसके प्रभाव से ही ठेकेदार अपने आप वहाँ से निकल जाते। तो ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि बार बार ठेकेदार आते हैं और उनके जो कारिंदे हैं वो अपने औजार फेंक देते हैं। इसका आपने बार बार जिक्र किया अपने लेखन में कि कामकाजी समाज के लोग, उनको वो दर्द महसूस हुआ सब वहाँ के लोगों का, और उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे ये काम। चिपको ये भी आंदोलन बड़ी में कमाल की बात एक ये बड़ी विशेषता रही कि जो काटने वाले आते थे, कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है, दे वर ऑल्सो पीपल बिलोंगिंग टू हिमालयाज, लेकिन अपनी रोजी के लिए उनकी काटने की रोजी है। तो फिर जब लोगों से उनका संवाद होता था, वो कहते कि आपकी बचाने का कर्तव्य है, हमारी काटने की रोजी है। और कुछ दिनों बाद वो कहते थे कि अब हम भी बचाने वालों में शामिल हुए। एक बार तो एक नेपाली मजदूर ने कहा कि मैं नेपाल जाए तिमलाय मैं अपने जंगल को बचाने का आंदोलन करूंगा। इस तरीके का इम्पैक्ट जाता था। लेकिन असली जो था कि चिपको का जो महिलाओं का विलेज ऑर्गेनाइजेशन था, महिला मंगल दल था, जो युवा थे, जो विद्यार्थी कस्बों में पढ़ते थे, जो गांव और शहर को कनेक्ट करते थे, वो अपनी जिम्मेदारी को इतने मेटाकुलसली, इतनी गंभीरता से और इतनी तन्मयता से उसमें शामिल थे कि कहीं भी आपको फेलियर नहीं मिला। चमोली जिले के आंदोलनों का अगर 74 का आप अध्ययन करेंगे, 72-73 में, पहले 70 में अलकनंदा की बाढ़ आई, 72 में फिर चमोली से शुरू हुआ, फिर उसके बाद 73 में आप मंडल में चले गए, वहाँ जंगल कटना बंद हो गया, फिर फाटा केदारनाथ के रास्ते में गए, वहाँ सफलता हो गई, फिर रैणी में उनके पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाओं ने अपने जंगल को बचा दिया। तो ये सब चीज़ें प्री इमरजेंसी हो गई। इमरजेंसी के दौर में एक चिपको आंदोलन को हल्का सा ब्रेक लगा, फिर चिपको आंदोलन को रीइमर्ज होने में जनता दल का जो खराब शासन रहा 77 से 80 तक के बीच में, कि मोरारजी देसाई तो हर चीज़ का समर्थन करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी चीज़ का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों मिनिस्टर अपने यहाँ के थे, फिर भी वो चिपको की स्प्लिट के अगेंस्ट गए थे। तो आज क्या स्थिति है लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट से आप क्या संतुष्ट हैं? अभी किस तरह से मैनेज हो रहा है? नहीं, असली में एक हमारा अलग सेशन है, उसमें इस पर ज़्यादा देंगे कि चिपको आंदोलन के बावजूद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो चिपको आंदोलन के बाद बना, और 1906 का जो ट्राइबल्स एक्ट हमारे यहाँ आया, इन बहुत बड़े लेजिस्लेटिव अचीवमेंट हमारे देश के रहे। इसके बावजूद भी जो फॉरेस्ट का जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी स्टेट जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। फॉरेस्ट को हम कम्युनिटीज़ को नहीं देना चाह रहे हैं, समुदायों को नहीं देना चाह रहे हैं, लोगों को नहीं देना चाह रहे हैं। वो आज भी कॉलोनियल माइंडसेट का एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है। बल्कि कॉलोनियल माइंडसेट फिर भी कुछ लिबरल था। बहुत बार उसने, एक बार 1920 में जंगल सत्याग्रह के समय 3
1000 स्क्वायर माइल जंगल जो ले लिए थे रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में, दे वर रिटर्न टू द कम्युनिटीज इन कुमाऊं। लेकिन उसके बाद हमने कभी ऐसा करने की गुस्ताखी या ऐसा कहेंगे कि ऐसा करने का साहस नहीं किया। और जो लोकल कम्युनिटीज़ का फॉरेस्ट के साथ जो जुड़ाव है उसको क्रिमिनलाइज करने का ये एक बहुत बड़ी एक वो त्रासदी रही है मेरे ख्याल से। इसलिए भी तो टकराव के बहुत से मोर्चे बन जाते हैं इसको लेके। और जो सफलता फॉरेस्ट मूवमेंट को मिली वो टिहरी बांध वाले डैम को नहीं मिली। एक्चुअली टिहरी बांध का आंदोलन अलग कोई मूवमेंट नहीं था। टिहरी बांध का आंदोलन चिपको आंदोलन का ही एक्सटेंशन था, बल्कि वो बड़ा था चैलेंज में, क्योंकि उसमें सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट को आप चुनौती दे रहे थे, इसलिए उसमें दमन बहुत हुआ। हालांकि बहुगुणा जी ने उसको भूख हड़ताल के कारण एक अलग किस्म का डायमेंशन दे दिया, उसका पार्टिसिपेटरी रूप कम हो गया, एक एक्सीडेंट के कारण भी ऐसा हुआ। लेकिन उसमें चुनौती पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे थे। 2-2, 3-3 प्राइम मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने उनको ठगा, एक तरीके से वादा खिलाफी की। लेकिन ऐसे ही अल्मोड़ा में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन हुआ, वो भी चिपको का एक्सटेंशन था। अभी बीज बचाओ आंदोलन चल रहा है, वो भी चिपको की दर्जनों टहनियाँ हैं। अनेक लोगों को लगता है कि चिपको मर गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिपको में शामिल हुए लोगों ने और चिपको से विकसित विचार ने बाद तक आज तक इतने सारे काम वहाँ किए हैं। बीज बचाओ के रूप में किया है, मैथी आंदोलन के रूप में किया है, उसके बाद आप हार्क के रूप में देखेंगे आप कितने सारी संस्थाएं, और वो कुछ ऑर्गेनाइज भी होगी, कुछ ने एनजीओ का रूप भी ले लिया है। उन्होंने उन इश्यूज़ को लिया और उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ाया। ये सब चिपको की टहनियों की तरफ मैं इनको देखता हूँ जी। और जो वाटर मैनेजमेंट है हिमालय में, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जो जैसे 2013 का जो फ्लड था और टिहरी बांध अभी भी बरकरार है, इन सब को देखते हुए और वो जो रोड्स के लिए बहुत डायनामाइटिंग हो रही है कच्चे पहाड़ की, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि आगे क्या प्रोग्नोसिस क्या है हमारी? एक्चुअली जो 3 बड़े जो रिसोर्स हैं और जिनके चारों तरफ तमाम रिसोर्स हिमालय के या अरावलीज के या वेस्टर्न घाट्स के या कहीं के भी, वो उसमें से ज़मीन बुनियादी होती है और जंगल होता है और पानी होता है, फिर वाइल्डरनेस इन्हीं से बनती है। वाइल्डनेस सुन के आप जरा घबरा रहे होंगे, कोई मैं अंग्रेजी शब्द ले आया हूँ, वन्यता जिसको कहते हैं। हिमालय के जितने एस्पेक्ट हैं या किसी भी प्रकृति के, वो मिल करके जिस सौंदर्य को रचती है उसको हम वाइल्डनेस कहते हैं। वन्यता हिंदी में इसके लिए एक अच्छा शब्द हो सकता है। तो हिमालय की वाइल्डनेस भी एक रिसोर्स है जिसको कोई प्लानिंग कमीशन, कोई नेता, हम आप पैदा नहीं कर सकते। और वो सोलेस है। वो 21वीं शताब्दी में ये निरीह दिल्ली में कम ऑक्सीजन प्राप्त लोग भी जो चाहते हैं कि वहाँ आएँ, दुनिया भर के माउंटेनियर्स, दुनिया भर के ट्रैकर्स वहाँ आना चाहते हैं। तो ये प्राकृतिक सौंदर्य सिर्फ प्रकृति हमें रच के देती है, जिसको डिस्ट्रॉय करने का हक हमको नहीं है। तो ये जो हिमालय के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें पानी बहुत क्रूशियल है, ज़मीन की तरह और जंगल की तरह। जंगल को मैं अनदर फॉर्म ऑफ वाटर कहता हूँ, क्योंकि जंगल पानी को होल्ड करते हैं, जंगल मानसून को बुलाते हैं, जंगल उस कवर को पैदा करते हैं जिसको ह्यूमस कहते हैं, जो मिट्टी को बनाता है। हजारों साल में 1 इंच मिट्टी की रचना होती है, और वो मिट्टी फिर कैसे हम इंडो गंजेटिक प्लेन को देते हैं। इसलिए इतनी बड़ी रिच एग्रीकल्चर दुनिया की पूरे पाकिस्तान से, नॉर्दर्न पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक फैली हुई है। इस सब को बनाने में हिमालय की मिट्टी का रोल रहा है। अभी कभी आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जाएंगे तो वहाँ की वहाँ जो बालू पहुँचता है ना, उसमें से आप हिमालय के मिनरल मेटल्स का अध्ययन कर सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। तो इस तरह पानी बहुत क्रूशियल रहा, और पानी को टेक ओवर अंग्रेजों ने नहीं किया, पानी को टेक ओवर हमने किया, और हमने अपनी नदियाँ बेचनी शुरू कर। यानी कि एक नदी का भी एक प्राकृतिक अधिकार होता है बहने का। आप नदी को बहने का प्राकृतिक अधिकार दे ही नहीं रहे। आपको विश्वास होता है कि ये दिल्ली में वही जमुना है जो जमुनोत्री में किलकिलाती है अपने बचपन में। दिल्ली में आपको एक नाला मिलता है और जिसमें हम खुद दिल्ली वाले भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप नीचे देखिए, आपको एक मरी हुई नदी लगती। आप नहरों में 90% पानी हरिद्वार में और टनकपुर में निकाल देते हैं और नदी का अपना नेचुरल फ्लो खत्म हो जाता है। हमारे तथाकथित संवेदनशील भारतीय दिमाग में कभी भी ये नहीं आया कि कितने सारे और बायोफॉर्म्स हैं, लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको नदी की ज़रूरत है। हमें सिर्फ अपनी चिंता, अपनी खेती की चिंता, अपनी इरिगेशन की चिंता होती है। इवन अपने ग्राउंड वाटर की तक चिंता हमने छोड़ दी है। जो 10 फीट पे पानी मिलता था आज 40 फीट पे मिल गया है। गुजरात में जो है 500 मीटर में आपको पानी लिफ्ट करने के लिए मिलता है। तो ये सब
हमारी लूट का एक तरीके से परिणाम है, और पानी को भी वो झेलना पड़ा है। तो अभी हम ऑडियंस से भी कोई प्रश्न हैं, कोई विचार हैं, वो उसके लिए थोड़ा समय है हमारे पास। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? अपनी बात संक्षेप में कहें और कोशिश करें कि प्रश्न पूछें। अपना नाम बताएं। शेखरदा, मैं डॉक्टर टीसी पाठक। अभी मैं पढ़ रहा था और उसमें ये समझ में आया है कि पहला तो यह है कि उत्तराखंड बनने के बाद पलायन की गति तेज हो गई है। दूसरा, मैं पलायन रोकने के लिए, क्योंकि लगभग जैसा आप भी बता रहे थे कि 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से आए हैं, और राजस्थान में भी लगभग 3 लाख लोग, और जयपुर में 80 से 1 लाख लोग वहाँ से हैं। तो ये लोग जो हैं, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? धन्यवाद। पलायन की लंबी हिस्ट्री है और रिक्रूटमेंट इन ब्रिटिश आर्मी से शुरुआत होती है। लगभग 1850-57 से माइग्रेशन शुरू हुआ। शुरू में सिपाही बन के गया, अगली पीढ़ी में कैप्टन हो गया, अगली पीढ़ी में जनरल हो गया, और इस तरीके से जो सिपाही लौट के गांव आता था वह कैप्टन बनते ही हल्द्वानी, देहरादून में या दिल्ली में सेटल हो गया। तो इस तरीके से जो इन माइग्रेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगा। इधर के सालों में क्या हुआ कि आईटी सेक्टर का बूम आया, आईआईएम में जा रहे हैं हमारे बच्चे, आईआईटी में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों में जा रहे हैं। उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद अपने यहाँ लौटने का कोई तुक नहीं था, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी आपके यहाँ, और आपने ऐसी शिक्षा नहीं दी जो आपकी खेती से, जो आपके जंगल से, जो आपके पानी से, जो आपके हैंडीक्राफ्ट से, आपके इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से, जैसे नेपाल ने किया है, तिब्बतियों ने किया है, उससे शायद रिलेट हो सके, ऐसा नहीं हो। तो तकरीबन हम पिछले 150 साल की हिस्ट्री में 50+ यानी कि 50 लाख से ज़्यादा लोग, 5 मिलियन प्लस लोग उत्तराखंड से बाहर माइग्रेट कर गए। लेकिन माइग्रेशन अपने आप में कोई नेगेटिव फिनोमेना नहीं है। एक ज़माने में दुनिया भर से, पूरे देश से ही नहीं, तिब्बत से, नेपाल से, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर हमने उत्तराखंड के समाज को, हिमालय के समाज को बनाया। आज हम फिर बाहर को गए, जैसे कि हमारी नदी जा रही है, जैसे कि हमारी मिट्टी जा रही है। सवाल यह है कि एक ऐसा संतुलन कैसे हम बना सकते हैं कि माइग्रेशन भी हो और जो लाइफ वहाँ बच गई है उसके लिए भी लाइफ अच्छी बने और कुछ लोग वहाँ टिक सकें। और हम इसमें फेल हुए हैं। आज़ादी के बाद हम सबसे ज़्यादा इस बात में फेस हुए कि हम एग्रीकल्चर को रीइन्वेंट नहीं कर सके, हॉर्टिकल्चर को रीइन्वेंट नहीं कर सके, जैसे हिमाचल ने किया, जैसे कश्मीर ने बड़ी सीमा तक किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट ने किया। और हम अपने पानी का इस्तेमाल नहीं जान सके, हम अपनी जड़ी बूटियों को, 4 धाम हमारे यहाँ हैं, हेमकुंड साहिब हमारे यहाँ है, कैलाश मानसरोवर का जो हाल तक अकेला प्रचलित रास्ता था वो हमारे यहाँ से लिपो लेक से जाता है। हम अपनी तीर्थ यात्राओं को, हमारे यहाँ हिल स्टेशन है, हमारे यहाँ कैंटोनमेंट हैं, हम अपने इन रिसोर्सेज को ऐसे आर्थिकी के साथ, ऐसे इकोनॉमी सिस्टम के साथ जोड़ नहीं सके जो लोगों को वहाँ रोक सके। कुछ लोग तो माइग्रेशन में जाएंगे ही, लेकिन कुछ लोग जो वहाँ बचे रहें वो अपराध बोध फील न करें, वो अपने कोई 2वीं दर्जे का न माने। इस कोशिश में हम फेल हो गए। उत्तर प्रदेश के ज़माने में फेल हुए, बहुत सारे कोशिशें की गई। खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे 4 दफ़े खुद वहाँ के नेता थे, गोविंद पंत, आप नाम सुन लीजिए, चंद्रभान गुप्ता रानीखेत से एमएलए थे, हेमंत बहुगुणा वहाँ से थे, 3 या 4 बार हमारे मुख्यमंत्री रहे, नारद तिवारी जो उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री बने थे वो वहाँ से थे। इतने अनुभवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, छात्र नेता थे। उनके पास कम विजडम होगी, कम वो पहाड़ों को जानते होंगे, ये नहीं मान सके थे। लेकिन जो इंडियन स्टेट का जिस तरीके का मिजाज हमने बनाया उसमें उस तरीके की उर्वरा दृष्टि नहीं थी जो रिमोट इलाकों को, पहाड़ी इलाकों को, पश्चिमी घाट को, राजस्थान के दूरस्थ दुर्गम इलाकों को, नॉर्थ ईस्ट के दूरस्थ दुर्गम इलाकों को, उनके प्रति ज़्यादा पार्टिसिपेटरी, संवेदनशील, क्रिएटिव दृष्टि विकसित करें, उसमें हमारी स्टेट फेल हो गई। अब अभी जो रोल है कि माइग्रेशन अपने आप में कोई 100% ट्रेजेडी नहीं है। माइग्रेशन ने हमारे कितने कितने लोगों को खिलने का और एकदम टॉप इंडियन या वर्ल्ड सिटीजन बनने का एक तरीके से मौका दिया है। अगर वो नहीं आए होते, वो नहीं खिले होते। लेकिन दूसरी ओर, जैसा मैंने पहले बताया कि जो अंधकार हम वहाँ उनके जाने के बाद पैदा कर आते हैं, उसको हम लिट कैसे करें, और उसमें आउट माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। एजुकेशन में, महिलाओं के एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, हैंडीक्राफ्ट जो इंडिजिनस नॉलेज हैं जिनसे रोजगार मिले उनमें, जो आपका पार्टिसिपेटरी टूरिज्म, कम्युनिटी बेस्ड, बिग टूरिज्म नहीं, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, उसमें हमारे जो प्रवास के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। उत्तराखंड के लोग
दुनिया का कोई कॉन्टिनेंट, कोई कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ नहीं है। मैं पिछली बार कैलिफोर्निया था तो सिलिकॉन वैली में 8 लोगों की अपनी इंडस्ट्री है, मुझे आई वॉज सरप्राइज। और हिंदुस्तान से तो 100 कुछ लोग हैं। तो उनकी प्रतिभा का, उनके अनुभवों का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं और हम अपने बहुत सुंदर इलाके को अब बहुत सुंदर बनाए रख सकते हैं और उसके सौंदर्य और उसके रिसोर्सेज के आधार पर हम अपनी इकोनॉमी बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, कंज्यूमरिज्म से आपको बचना होगा, प्लास्टिक से आपसे बचना होगा, ज़्यादा के मोह से आपको बचना होगा। और जो एक बिग प्लानिंग हमारे यहाँ जो कहते हैं, उस बिग डेंजरस प्लानिंग से हमें बचना होगा और पहाड़ के भूगोल के अनुरूप ये डिसेंट्रलाइज, डिग्निफाइड, पार्टिसिपेटरी वे ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करेंगे। उसमें प्रवासियों का बहुत ऐतिहासिक भूमिका हो सकती है, क्योंकि उनके पास अपना स्वार्थ नहीं है, उनके पास अपने अनुभव हैं जिनको वो अपनी कम्युनिटी पर बैक होम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पाठक जी, आपने हिमालय के कई चेहरों को देखा है। क्या आपको लगता है कि जो हिमालय को देखने का जो नज़रिया है उसकी वो सबसे बड़ी दिक्कत है? क्या हिमालय का देवभूमि होना उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है? मैं तो ये कहता हूँ कि हिमालय की कठिनाई के कारण, हिमालय के सौंदर्य के कारण और हिमालय की जो ऐसा है ना कि हिमालय वर्टिकली और हॉरिजेंटली एक यूनिक माउंटेन है। हालांकि लंबाई में बाजी मार जाता है एंडीज, लेकिन इसकी लंबाई जो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट को जाती है वो यूनिक है, यूं करके जाता है। और इसके 2 छोरों में बिल्कुल समानता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हो कि 90% अरुणाचल प्रदेश, 90% नॉर्दर्न बर्मा, 90% भूटान इज अंडर फॉरेस्ट। और उसके दूसरे छोर में जब आप पहुंचते हो हिंदू कुश, काराकोरम, लद्दाख, ओनली 5% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर लाइफ। बकाया कोल्ड डिजर्ट है। ये 2 छोर देखिए हिमालय के आप, इतनी विविधता भरा कोई और पर्वत नहीं है। अगर उनकी एथनिक डाइवर्सिटी देखेंगे, उनके गहने देखेंगे, पहनावा देखेंगे, खान पान देखेंगे, 600 भाषाएं देखेंगे नेपाल की जोड़ करके, उसके बाद उनके देवताओं को देखेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना काम चला लेंगे, लेकिन अपने लोक देवता के बिना काम नहीं चला सकते। बिना लोक देवता के हम इवन हिमाचल में कुछ जगहों में वोट नहीं देते। डिसेंट्रलाइज रिलीजन हुआ ना। ये सब डिसेंट्रलाइजेशन का है। आपको अपने देवता है और देवता आपका यार है। और इवन मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे 4 धाम हैं उनको भी अगर आप देखेंगे, वो बेचारे अकेले बद्रीनाथ नहीं रह सकते जाड़ों में वहाँ, इसलिए जाड़ों में बद्रीनाथ बेचारे जोशीमठ आ जाते हैं। केदारनाथ जी को नीचे लाना पड़ता है डोली में, कहाँ? ऊखीमठ में। गंगा माता कहाँ आती हैं? मुखुआ गांव में। और जमुना माता को कहाँ लाया जाता है? नीचे खरसाली में। यानी कि देवता अकेले नहीं रह सकते। और थोड़ी देर के लिए अगर आप जरा तार्किक हो जाओ ना, देवता खुद हमारे इन्वेंशन है, वरना चांद में भी देवता मिलते। और जो अंटार्कटिका गए वहाँ भी कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा बना मिला होता। तो देवता हमारे क्रिएशन है। तो जब हम देवभूमि कहते हैं तो एक तरीके की पवित्रता उसके साथ जोड़ देते हैं, लेकिन जिसका बड़ा दुरुपयोग किया। और दरअसल सच कहो तो हिमालय मनुष्यों की भूमि है, समुदायों और समाजों की भूमि है। स्वाभाविक है कि उसके देवताओं की भूमि है और देवता हजारों में है। कभी कोई बच्चा, कोई नया रिसर्च स्कॉलर हिमालय के देवताओं की कैटेगराइजेशन, कैटलॉगिंग करेगा, 1000 से ऊपर निकले। इतना बड़ी देवताओं की संख्या आप जगह नहीं मिलेगी। और इनमें मैं शिव, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु और क्या बोलते हैं आपके किसी देवी, इनको नहीं ला रहा। इवन हिमालय की नंदा देवी पार्वती नहीं है, ये इंडिपेंडेंट गॉडेस है। ठीक वैसी जैसे एवरेस्ट की चोमोलोंगमा, हमने बाद में उसको शिव के साथ जोड़ दिया। अगर आप नंदा देवी की कहानी पढ़ेंगे, कहीं से पार्वती की कहानी वो नहीं है। नंदा देवी का कोई गणेश और कोई कार्तिकेय नहीं है। लेकिन बड़ी महागाथाएं कभी कभी ओवरशैडो कर देती हैं छोटी लिटिल ट्रेडिशंस को। तो ये भी एक है कि हिमालय का अध्ययन करते हुए तमाम जो लिटिल ट्रेडिशन है उनको भी हमें समझने का मौका मिलता है। तो जो हिमालय के बारे में जो इन्होंने दृष्टि कही वो यही हुआ कि जो नज़रिया है हमारा पिलग्रिमेज ने जो डेवलप किया, यानी कि तीर्थ यात्रा ने जो डेवलप किया, उसमें बहुत सारे एलिमेंट थे। हालांकि मेरा बड़ा ऑब्जेक्शन है कि हिंदुओं में सिर्फ बूढ़े लोगों को तीर्थ यात्रा में ले जाने की परंपरा है, बच्चे को नहीं ले जाते। तिब्बत आप जाएंगे तो एक 6 महीने का बच्चा, एक साल का बच्चा कैलाश की परिक्रमा में अपनी माँ और पिता के साथ जाता है, वहीं से संस्कारित होता है वो। हम अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को जब पिलग्रिमेज में ले जाते हैं, उनके लिए उस हिमालय के सौंदर्य को महसूस करने का कोई मौका नहीं होता। वो तो एक रिचुअल करके वहाँ से आ जाते हैं। जो उसमें
इन्वॉल्व होना और उस ब्यूटी को और हिमालय के उस भूगोल के अनुभवों को अपने भीतर लेके आना जो है वो उस उम्र में हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी पिलग्रिमेज में जो एलिमेंट थे वो बहुत सरलता के एलिमेंट थे, प्रकृति के साथ तादाद में होने के एलिमेंट थे। जैसे ही हमने मॉडर्न टूरिज्म शुरू किया ब्रिटिश पीरियड में, तो उसमें एक बड़ा कंज्यूमरिज्म का एलिमेंट आया, उसमें डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट आया। अभी की स्थिति क्या है कि हमने टूरिज्म के जो एलिमेंट हैं उनको तो पिलग्रिमेज में डाल दिया है, लेकिन पिलग्रिमेज की जो विजडम है उसको हम टूरिज्म के लिए नहीं लाए हैं। दिस इज़ द आयरनी ऑफ अवर एज। और आज जो भी टूरिज्म पूरे हिमालय में, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक चल रहा है, उसमें पुरानी तीर्थ यात्रा की परंपरा के वो रचनात्मक सूत्र जो हैं वो मिसिंग हैं। और लेकिन जो पिलग्रिमेज अभी हो रही है उसमें टूरिज्म का एक ज़बरदस्त का, अब हमारे लक्ष्मी का खुद का जो मशहूर किताब है केदारनाथ पर, केदारनाथ में कितने लोग जाते थे? कुछ सैकड़ा लोग जाते थे। हमने पहाड़ के अंक में 1882 की कैलाश केदारनाथ की फ़ोटो छापी थी, तो उसमें केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ 4 झोपड़ियाँ हैं जिनमें पंडे, पुजारी और महंत वहाँ रहते थे और बकाया लोग दर्शन करके चले जाते थे। 16-17 जून को 2013 को जब हजारों लोग केदारनाथ में मारे गए, जिस केदारनाथ की क्षमता तकरीबन 5-7 हज़ार की थी, उस केदारनाथ में उस दिन 25,000 प्लस लोग मौजूद थे। आप इससे समझ सकते हैं। जैसे एवरेस्ट में आपने सुना होगा ना कि करीबन 200 लोग जो है नॉर्थ पोल से जो है ऊपर को जो है जाते हुए दिख रहे थे। हनीमून के लिए कोई जा रहा है, कोई पिकनिक के लिए जा रहा है। तो अगर वैसे आप एवरेस्ट को रौंदोगे और ऐसे आप केदारनाथ को रौंदोगे तो उसके वही परिणाम होंगे जो हमने एवरेस्ट में देखे, करीबन 18 डेथ हुई, और जो हमने खुद केदारनाथ में देखे, जहां मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा लोग 2013 में मारे गए थे। और जो उसके अलावा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, डैम्स का डैमेज हुआ, सड़कों का डैमेज हुआ, बिल्डिंग्स का डैमेज हुआ, पूरा श्रीनगर अंदर डेब्रिस आ गया, वो एक अलग से है। तो इसलिए जो हिमालय के लिए जो एटीट्यूड है, एक और तो पवित्र मानने का, देवता मानने का, देवस्थान मानने का, दूसरा उसको रौंदने जाने का, उसको लूटने जाने का, और उस लूट को एक मुख्य समर्थन देने का जो मनोविज्ञान है, वो दरअसल आज की आयरनी है। जल्दी से, बस थोड़ा सा ही समय बाकी है हमारे पास। मेरा नाम रवि है। एक बहुत अच्छा विचार आज आपने समझाया कि 1857 कॉलोनियल रूल से पहले जो भारतीयों का और विश्व का नज़रिया हिमालय के प्रति था, उसमें एक अद्भुत चेंज आ गया है और बिल्कुल बदलाव आ गया है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगले 100 साल में क्या भारतीयों का और विश्व के लोगों का हिमालय के प्रति क्या नज़रिया बनेगा और कैसे बनेगा? अभी 2 तरीके की स्थिति है। जो अभी मॉडर्न कंज्यूमर कल्चरिज्म है, या जो एक मोनोकल्चर है हमारे दिमाग का कीड़ा, वह तो ऐसा है कि हिमालय को रौंदने का है। तिब्बत जाइए आप, कैलाश जाइए, आप देखिए कि तिब्बत कैसे रौंदा जा रहा है। कैलाश की परिक्रमा का जो स्पेस है वो कम होता चला जा रहा है। आप अपनी मोटरसाइकिल लेके, अपना ट्रक लेके ऊपर चले जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा अब आपकी पैदल नहीं होती है। हमने 90 में जब की थी पहली बार, पैदल नहीं थी। जब हम चौथी बार, तीसरी बार गए तो पता चला कि एक बस में करा दे रहे हैं। तो पूरा हिमालय मैकेनाइज्ड हो गया है। कैलाश मानसरोवर के बगल में इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि एक दिन में 10,000 आदमी 4-6 कितने फ्लाइट्स में वहाँ आ सकता है। हालांकि वो सीजनल है। थोड़ी देर के लिए तिब्बत को छोड़ दें, कम्युनिस्ट रिजीम है, एक पार्टी का रिजीम है, तिब्बत के लोग रौंदे हुए हैं, उनका गुरु भाग करके भारत में रह रहे हैं, हमारे पवित्र दलाई लामा। मैं अपने नेपाल को छोड़ दूं, भूटान ने तमीज़ सीखी है, भूटान का मैं जिक्र जरूर करूंगा। अपने इंडियन हिमालय में आइए, हिंदुस्तान के लोग हैं, आज कौ पार्टी कल खौ पार्टी देश को चला रहे हैं, और हिमालय का नाम लेते हुए कोई नहीं थकता है। जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी से लेके आज के रूलर्स तक हर कोई बार बार हिमालय की महानता का बखान करता है। लेकिन अगर उनके मन में कहीं भी कोई सेंसिटिविटी होती हिमालय के लिए, संवेदनशीलता होती, तो हिमालय को इस तरह से रौंदते, इस तरीके की 4 धाम की सड़कें बनाते। 28-28 मीटर चौड़ी सड़कें कहाँ जाएंगी? 6 महीने दबे रहते। आखिर हमारे लोगों ने 6 महीने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फ़ बनी जब रहती है तब न जाने का संकल्प क्यों लिया होगा? इसलिए लिखा होगा कि उन 6 महीने में हमारे ये सब 6 महीने में किए गए अपराध क्षमा हो जाएं। पानी पेनिट्रेट करे, भीतर जाए, पर्कुलेट करे, ग्राउंड वाटर को बढ़ाए, नदियों को रिचार्ज करे। हाँ, समय बहुत कम है। और उस विजडम को हमने पूरी की पूरी तरीके से दला कर दिया। केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ कितनी बड़ी कॉलोनी हो गई। हमने 2016-17 से कुछ भी नहीं सीखा और एक सीमेंटेड शहर बना दिया। आप कभी जाएंगे तो डर जाएंगे। आप गूगल अर्थ में देख सकते हैं आप।
और तो और मंदिर के पीछे वो मेडिटेशन का पॉइंट भी बना दिया, जहां आप टॉयलेट में भी जा सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी कि पहली बार सीमेंट की लिंटर डाल के गुफा बनाई गई। गुफाएं पहले नेचर बना के हमें देती थी, अब हमारी सरकार लिंटर डाल के गुफा बना के दे रही है। इससे बड़ा डिस्ट्रक्शन किसी पवित्र स्थान का और क्या हो सकता है। तो इसलिए ये दो तरीके के खतरे हैं। लेकिन एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूटान। भूटान ने एक विजडम दी है हमें जिसका नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। हिंदी में क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। एक छोटा सा देश जो 1 मिलियन भी नहीं हुआ है अभी, एप्लीकेशन यूएन में डालने के लिए, क्योंकि मिनिमम 1 मिलियन पॉपुलेशन होनी चाहिए, उन्होंने 1 मिलियन दिखा दी। जब पहला सेंसस किया तो 8 लाख भी नहीं निकले भूटान के लोग। उन्होंने अपने यहाँ एक विधान विकसित किया है। वो कहता है कि आपके समाज की सकल खुशी जो है वो जीडीपी से बड़ी चीज़ है। जीडीपी भी हमारा बहुत नीचे आ रहा है अभी। उन्होंने उसके लिए शब्द करा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, GNH। और वो GNH मुझे लगता है पता नहीं भारत के रूलर, भारत का समाज सीखेगा नहीं, वही हिमालय के लिए या किसी भी ऐसे फ्रेजाइल इलाके के लिए, सुंदर इलाके के लिए आने वाले वर्षों का कोई एजेंडा, कोई सूत्र, कोई फिलोसॉफी हो सकती है। On that very very happy note, thank you so much. Thank you शेखर। एक सिर्फ कहूँगा, क्योंकि हमारी वार्ता खत्म हो रही है, कि हिमालय में आप हो न हो, वहाँ पैदा हुए हो न हुए हों, हिमालय पूरी दुनिया वालों का है। उनका हक है वहाँ जाना। उनका हक ये भी है कि उसके सुरक्षित करने के रास्ते बनाएं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फ्रांस के एक मशहूर पर्वतारोही जो नंदा देवी में गए 1952 में, और नंदा देवी की पहली पीक को चढ़ने के बाद उसके 3 किलोमीटर के रीच को पार करके दूसरे पीक पर जाना चाहते थे। उसी बीच तूफान आया और वो दफन हो गए। बाद में उनकी डायरी मिली। उस डायरी की एक पोएम है जहाँ पर हम अपनी बात समाप्त करेंगे। उस डायरी में उन्होंने लिखा था अपने दोस्त के लिए, रोप कॉमरेड कहता है वो, जो उसके रोप में उसके साथ है माउंटेनियरिंग में, उसको रोप कॉमरेड बोलते हैं। उसमें उसने लिखा था, व्हेन आई डाई इन द माउंटेन्स, व्हेन आई डाई इन द माउंटेन्स, ओ रोप कॉमरेड, आई राइट दिस टेस्टामेंट फॉर यू, गो एंड टेल माई मदर आई डाइड हैप्पी। Go and tell my mother I died happy. Thank you so much. Manisha ji and Shekhar ji would like to pay our respects with festival scarves. Lakshmi ji, if you don't mind, if you could go to the podium. Ladies and gentlemen, how about a big round of applause? Shekhar ji has kindly agreed to do the book signing. That is, as after you exit, it's right around the corner to your left. You'll see an author's signing tent.